Hello everyone, welcome back to CKC Study Point. I hope you all are doing well. So guys, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गेट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पार्ट 2। अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वाली वीडियो पर विजिट करिए एंड उसको कंप्लीट देखिए, आपको वहाँ के सारे कॉन्सेप्ट पता चल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं इस चैनल पर ऑल जितने भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड अपडेट्स होती हैं, चाहे वो ए एग्ज़ाम हो, जेई एग्ज़ाम हो, चाहे वो गेट का कोई एग्ज़ाम हो, मैं आप लोगों को देता रहता हूं। सो गाइज मेक श्योर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो फॉर द इलास्टिक मटेरियल, राइट। ऑप्शंस हैं आपके पास 0.25, 0.5, 0.75 एंड 1। तो फर्स्टली आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। देखो जनरली क्या होता है, सपोज मेरे पास कोई बॉडी है, राइट। व्हेन वी अप्लाई द फोर्स इन दिस बॉडी इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस, इलोंगेशन प्रोड्यूस होगा। तो सपोज जो इलोंगेशन हुआ है दैट इज कॉल्ड डेल्टा एल। इस डेल्टा एल को हम क्या बोलेंगे, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो भी चेंजेस हुआ है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ऐसी ऑब्वियसली बात है, जब उसको हमने इलोंगेट किया तो ये वाली विड्थ कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पर भी क्या होगा, कुछ ना कुछ चेंजेस होगा। तो ये जो चेंजेस ऑलवेज जो पहला होता है उससे कम हो जाता है। तो इसलिए आप यहाँ पर देखते हो ऑलवेज फॉर्मूले में नेगेटिव लिखा होता है, माइनस लेटरल स्ट्रेन। रीज़न यही होता है जब उसको हम इलोंगेट करते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अलोंग, तो लेटरल डायरेक्शन में हमारी जो विड्थ होती है ओरिजिनल विड्थ से कम हो जाती है इलोंगेशन के बाद। तो यहाँ पर जो आपका जो भी वैल्यू होती है लेटरल स्ट्रेन, जो भी चेंजेस होता है लेटरल डायरेक्शन में अपॉन ओरिजिनल जो भी उसकी विड्थ होती है दैट इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन। लेटरल का मीनिंग होता है एट 90 डिग्री और से परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। अगर ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है उसकी परपेंडिकुलर डिग्री या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी आपके चेंजेस होते हैं लेंथ के अलोंग दैट इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल डायरेक्शन बोलते हैं। और लेटरल डायरेक्शन से जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है उसको लेटरल स्ट्रेन बोला जाता है। तो जनरली देखो दो वैल्यू याद रखना। देखो कभी कभी क्या होता है, या तो अगर सिंपली पूछा जा रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो, सो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है पॉइजन रेशियो की कितनी होती है, 0.5, राइट। कितनी होती है, 0.5 होती है। तो इंजीनियरिंग वैल्यू जो होती है पॉइजन रेशियो की वो वेरीज करती है कहाँ से, 0 to 0.5। समटाइम्स क्वेश्चन पूछ ले जाता है द वेरिएशन ऑफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो, टू बी वेरी केयरफुल। तो लिमिटिंग वैल्यू जो होती है पॉइजन रेशियो की कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, -1 to 0.5। सो ऑलवेज मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है पॉइजन रेशियो की, वो 0.5 होती है। उसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो 0.5 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, a cantilever beam of tubular section consists of two material, copper as outer cylinder and steel as inner cylinder। देखो कोई कैंटिलीवर बीम है लाइक दैट, और वो कैसे एक ट्यूबुलर फॉर्म में या सेक्शन से कंसिस्ट है। यहाँ पर आपके क्या है, दो मटेरियल है। अब जो एक आउटर मटेरियल जो है दैट ऑफ द सिलेंडर वो किससे है, वो आपका कॉपर है, एंड जो इनर सिलेंडर है वो किससे डिज़ाइन है, वो आपका स्टील से बना हुआ है। इट इज़ सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर राइज ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको ये किससे सब्जेक्टेड है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से भी ये सब्जेक्टेड है। एंड एक कंडीशन और दे दी है, जो आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कॉपर का है दैट इज़ ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील। सो द स्ट्रेसेस डेवलप इन द स्ट्रेस विल बी व्हाट। देखो सबसे पहली चीज़ आपको लैंग्वेज को रीड करना है। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रही है तो दूसरी बार में उस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे पूरे क्वेश्चन में कहीं पर उसने ना तो कंपोजिट फिगर बोला है, ना ये बोला है कि उनको रिजिडली फिक्स किया हुआ है, ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है। बट उसने बोला है दो मटेरियल है, एक कॉपर है एक स्टील है, दोनों को एक साथ मतलब एक ही कैंटिलीवर से कनेक्टेड है ट्यूबुलर पार्ट से, ट्यूबुलर सेक्शन में। सो दैट मीन्स कोई कनेक्शन नहीं है। जब कोई कनेक्शन नहीं है तो आपका क्या होगा, जो स्ट्रेस आपकी जो वैल्यू होती है अल्फ़ा की वैल्यू जिसमें ज़्यादा होती है, जनरली वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने पर वो बढ़ने की कोशिश करता है, इंक्रीज़ होने की कोशिश करता है, तो उसको कंप्रेस किया जाता है। तो उसमें कंप्रेशन होता है जिसमें क्या होता है, अल्फ़ा की वैल्यू ज़्यादा होती है। बट इस केस में जब कोई रिलेशन ही नहीं है तो हम आइडियलाइज नहीं कर सकते कि किस में आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी किस में कम होगी, किस में टेंशन होगा किस में कंप्रेशन होगा, हम आइडियलाइज नहीं कर सकते हैं।
तो ऑब्वियसली इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा, कोई स्ट्रेसेस नहीं होगी इन बोथ द केसेस, नो स्ट्रेसेस इन बोथ द केसेस। देखो इसका रीज़न मैं आप लोग को बता देता हूँ। एक्चुअली क्वेश्चन में क्या मेंशन नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है कि दोनों मटेरियल हैं वो कंपोजिट एक्ट कर रहे हैं, वो रिजिडली एक दूसरे से कनेक्टेड है। दैट थिंग इज नॉट मेंशन इन दिस क्वेश्चन, सो दैट बाई वी कंसिडर बोथ द मटेरियल एक्ट एज अ इंडिपेंडेंट मटेरियल। सो अगर इंडिपेंडेंट मटेरियल है तो कोई स्ट्रेस वहाँ पर जनरेट नहीं होगी बिटवीन द मटेरियल, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। अब यहाँ पर होता क्या, मोस्टली स्टूडेंट क्या करके आते हैं, अगर अल्फ़ा उनको लगता है कि अल्फ़ा हमारा किसका ज़्यादा है, सी का ज़्यादा है, कॉपर का ज़्यादा है, तो क्या होना चाहिए, कॉपर के अंदर क्या होगा, वो फैलने की कोशिश करेगा तो उसको कंप्रेस किया जाएगा, तो कंप्रेशन होगा कॉपर में, कंप्रेशन इन कॉपर। वो बी ऑप्शंस करेक्ट करके आते हैं अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। बट अब वो कब होता है, अगर दोनों कंपोजिट मटेरियल होते, एक दूसरे से कनेक्शन होता, रिजिडली कनेक्टेड होते। सो इन दैट केस द करेक्ट आंसर विल बी सेकेंड वन, बट राइट नाउ द करेक्ट आंसर इज थर्ड वन, बिकॉज बोथ मटेरियल एक्ट एज अ इंडिपेंडेंट मटेरियल। आई होप आपको समझ पाया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। को नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, इन अ लीनियरली इलास्टिक मटेरियल स्ट्रक्चरल एलिमेंट विच थिंग इज हैपन्ड, stiffness is directly proportional to flexibility, stiffness is inversely proportional to flexibility, stiffness is equals to flexibility, and stiffness and flexibility are not related। देखो रिलेशन तो है, यू नो वेरी वेल। अब वो रिलेशन क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द स्टिफनेस एंड व्हाट इज द फ्लेक्सिबिलिटी। देखो स्टिफनेस क्या होती है, स्टिफनेस इज डिफाइंड एज द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर अ यूनिट डिस्प्लेसमेंट। क्या रिक्वायर होता है, फोर्स रिक्वायर्ड किसके लिए, फॉर अ यूनिट डिस्प्लेसमेंट। एंड फ्लेक्सिबिलिटी जस्ट अपोजिट टू इट, उसका अपोजिट होता है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट कोज्ड बाय अ यूनिट फोर्स। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, फोर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ स्टिफनेस, जिसको हम क्या बोलते हैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी में डिस्प्लेसमेंट कोज्ड बाय अ यूनिट फोर्स, वो जस्ट उसका अपोजिट होता है। तो इनमें कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू K या फिर K इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू F, तो दोनों के अंदर इन्वर्स रिलेशन है। सो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। स्टिफनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नो, एब्सोल्युटली रॉन्ग। स्टिफनेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, आई थिंक हाँ दिस वन इज द करेक्ट आंसर, सेकेंड वन। Stiffness is inversely proportional to the stiffness. So B is the correct answer for this question. Okay, now come to the next part. And again देखो this question is very very important। देखो एक्चुअली क्या होता है, this type of question asked in the ES exam। सो देखो आपको गेट की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। गेट में मोस्ट फोकस्ड होता है न्यूमेरिकल पोर्शन पर। न्यूमेरिकल पोर्शन जो होता है उनका बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होता है। तो कोशिश करनी है आपको, जितने भी मैं क्वेश्चंस यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल आपको मिल रहे हैं, आप लोगों ने मे बी शायद टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी होगी, टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करते रहिए। लास्ट ईयर्स की जितने भी क्वेश्चन, देखो एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स लास्ट ईयर के क्वेश्चन जरूर कर लीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस लास्ट ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, उन पर कैसे कैसे कॉन्सेप्ट डिज़ाइन हुए हैं, आपको एक आइडिया मिल जाएगा, रफली आइडिया मिल जाएगा। एंड प्रैक्टिस तो होगी ऑब्वियसली। The stress strain diagram for two material A, B as shown in the given figure. So stress, and this one is stress, this one is strain, material A and material B. तो चलो पहले अपने आप एनालाइज कर लेते हैं। देखो मटेरियल बी में अगर आप देख पा रहे होंगे स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन इज ग्रेटर देन मटेरियल बी। अगर हम यहाँ पर डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रेन किस में ज़्यादा होगी, मटेरियल बी में स्ट्रेन ज़्यादा होगी। अगर हम यहाँ पर डॉटेड लाइन करते हैं तो स्ट्रेस किस में ज़्यादा होगी, स्ट्रेस जो होगी मटेरियल ए में ज़्यादा होगी। ये तो आपको पता चल गया। चलो अब इसके बेस पर देख लेते हैं उन्होंने कौन कौन से दो स्टेटमेंट दिए हैं और क्या वो करेक्ट हैं क्या वो इनकरेक्ट हैं, वो भी हम देख लेते हैं। सो देखो फर्स्ट उसने क्या बोला है, मटेरियल ए इज मोर ब्रिटल दैन मटेरियल बी। सेकेंड वन इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बी इज मोर दैन दैट ऑफ ए। अब उससे पूछा है विद रेफरेंस टू द अबव स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज। Both the statements are false, both the statements are true, first is true but second is false, first is false but second is true, right? तो आपको एक चीज़ यहाँ से देखो पता चल जाएगी अगर हम बात करते हैं। हाँ, सो मटेरियल ए के अंदर आपकी स्ट्रेस ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू मटेरियल बी,
और मटेरियल बी के अंदर आपका स्ट्रेन ज़्यादा है एज़ कंपेरिजन टू मटेरियल ए। अब जब मटेरियल ए के अंदर मटेरियल बी के अंदर आपका क्या होगा, स्ट्रेन ज़्यादा होगी, और मटेरियल ए के अंदर कम है, तो कहीं ना कहीं मटेरियल ए क्या है, ब्रिटल है। किससे, मटेरियल बी से। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, स्ट्रेन डिफॉर्मेशन कम ऑकर हो रहा है, एंड एकदम सडन ऑकर डिफॉर्मेशन वहाँ पर प्रोड्यूस होगा। जब देखो आपको पता होगा कोई बॉडी है, अगर उसमें सडन क्रैक कोई जनरेट हो जाता है, सो वो क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल होता है। ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, जैसे कोई फेलियर फेलियर आपका, ऑब्वियसली बात है फेलियर तो उसमें भी होता है, बट वो फेलियर आफ्टर सम टाइम्स आपको देखने को मिलता है, पर वो पहले से क्या कर देता है, वॉर्न कर देता है कि यहाँ पर थोड़ा सा क्रैक जनरेट हुआ, फिर थोड़ा सा क्रैक जनरेट हुआ, तो ये आपको वॉर्न कर रहा है समथिंग इज देयर, सम फेलियर ऑकर एट दैट पॉइंट, तो कुछ होने वाला है, पहले से उसने वॉर्न कर दिया है। तो मटेरियल, पहला स्टेटमेंट ठीक है, मटेरियल ए इज़ मोर ब्रिटल दैन मटेरियल बी, राइट। अब सेकेंड स्टेटमेंट की अगर बात करें, देखो अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बी इज मोर देन दैट ऑफ ए। नहीं, देखो अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी ए की ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस किसकी ज़्यादा है, मटेरियल ए की ज़्यादा है। तो अब स्ट्रेस से ही आपकी क्या स्ट्रेंथ फैक्टर डिपेंड करता है। तो अगर आपकी मटेरियल ए की स्ट्रेस ज़्यादा होगी एज़ कंपेरिजन टू बी, तो स्ट्रेंथ भी उसकी ही ज़्यादा होगी। सो एट अल्टीमेटली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ए इज़ ग्रेटर देन मटेरियल बी, जो कि यहाँ पर उन्होंने उल्टा लिख दिया है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बी इज़ मोर देन दैट ऑफ ए। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट इज़ ट्रू एंड सेकेंड वन इज़ फॉल्स, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखो ये न्यूमेरिकल आपका डिफ्लेक्शन से रिलेट कर रहा है, दैट्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है टू बीम पी क्यू फिक्स्ड एट पी विद अ रोलर सपोर्ट एट क्यू। दो बीम हैं, अभी मैं बीम का डायग्राम भी दिखाऊंगा जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है। देखो आप देख सकते हो गेट में कितनी लेंथी लैंग्वेज दी है, जबकि कुछ नहीं है क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, 2 मार्क्स में पूछा गया है, बट लैंग्वेज इतनी टिपिकल कर दी आप लोग के लिए, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। अब जब लैंग्वेज क्लियर नहीं होगी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है। तो इसलिए बार बार बोला जाता है गेट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, लैंग्वेज का पता चल जाएगा, एंड आप लोग को प्रैक्टिस में जब आ जाओगे तो क्वेश्चन ईजी लगने लगेंगे। सो क्वेश्चन क्या था, टू बीम है पी क्यू फिक्स एट पी एंड रोलर सपोर्ट एट क्यू एज ऑन इन फिगर विच अलाउ वर्टिकल मूवमेंट, एंड अदर वन इज एक्स जेड with a hinge at y are shown in the figure number 1 and 2 respectively. The span of PQ and XZ are L and 2L. स्पैन जो है PQ की वो उसकी कितनी है, L है, एंड XZ की कितनी है, 2L है। बोथ द बीम आर अंडर द एक्शन ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, दोनों ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड से आपकी सब्जेक्टेड है। हैव द सेम फ्लेक्सुरल स्टिफनेस, दैट मीन्स फ्लेक्सुरल स्टिफनेस क्या होती है, सेम होगी, ई आई अपॉन एल जो है वो सेम है। ई आई क्या है, ई इज़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड आई इज़ मॉडुलस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ बेंडिंग। लेट द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मैक्सिमम रोटेशन ऑफ बी इन केस ऑफ पी क्यू बीम जो भी आपकी है डेल्टा मैक्स 1 थीटा मैक्स 1 रेस्पेक्टिवली इन द केस ऑफ बीम पी क्यू। करस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटीज़ हैं बीम एक्स जेड में, वहाँ पर जो डिफ्लेक्शन है वो डेल्टा मैक्स 2 बोल दिया उन्होंने, एंड थीटा मैक्स 2 रेस्पेक्टिवली। अब देखो उसने क्या पूछा है, अब ये जो दोनों आपको बीम दिख रही हैं उसमें यही उसने पूछा है कि इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, जो डेल्टा मैक्स 1 मैक्स 2 थीटा मैक्स 1 थीटा मैक्स 2 उनके बीच में रिलेशन क्या होगा। अब देखो ये दो फिगर गिवन है, आप देख पा रहे होंगे, तो हमारे पास कौन कौन सी बीम थी, बीम पी क्यू एंड अदर वन इज एक्स जेड। पी क्यू की स्पेन कितनी थी, एल थी, एक्स जेड की कितनी है, 2L है, एंड इस दोनों ही किससे सब्जेक्टेड हैं, यूडीएल से सब्जेक्टेड हैं, और ये भी किससे सब्जेक्टेड है, यूडीएल से सब्जेक्टेड है। यहाँ पर वाई पर हिंज है, यहाँ पर क्यू पर रोलर सपोर्ट है, पी इज़ द फिक्स सपोर्ट। अब देखो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा इस वाले पार्ट को रोलर हिंज सपोर्ट को अगर थोड़ा सा अलग करता हूँ तो फिगर का जो रिजोल्व होगा टू डिफरेंट पार्ट में वो कैसा होगा, ऑब्वियसली बात है वहाँ पर कोई रिएक्शन होगा जो कि इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो मैंने एक अपोजिट डायरेक्शन में एक यहाँ पर क्या लगा दिया, रिएक्शन लगा दिया, उसकी सेम अमाउंट का रिएक्शन मैंने इस पर्टिकुलर पोर्शन पर लगा दिया। अब देखो जो टोटल डिफ्लेक्शन होगा इस वाले पोर्शन का कितना हो जाएगा, यूडीएल से जो डिफ्लेक्शन होता है कैंटिलीवर के केस में दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, WL4 अपॉन ATI माइनस आर की वजह से कितना होगा, RL3 अपॉन 3EI।
अब वो किसके इक्वल होगा, वो डिफ्लेक्शन इस वाले मेंबर के इक्वल हो जाएगा। अब ये किसके, इसकी वैल्यू क्या होगी डिफ्लेक्शन की यहाँ पर, आर एल क्यू अपॉन 3i। आर क्या है यहाँ पर, दैट इज़ द पॉइंट लोड। पॉइंट लोड से जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ द स्टैंडर्ड वैल्यू आर एल क्यू अपॉन 3i। एंड यू डी एल से वैल्यू कितनी होती है, डब्ल्यू एल 4 अपॉन ए टी आई। सो यू जस्ट इक्वेट बोथ द टर्म्स एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर। तो दोनों को इक्वेट करने पर देखा वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल्स टू व्हाट, वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल्स टू 0। अब जब वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल्स टू 0 आ गया तो ये वाला पोर्शन भी 0 आ गया। सो दैट मीन्स ये जब सिंपल पोर्शन किसके इक्वल हो गया, लाइक अ कैंटिलीवर बीम के इक्वल हो गया। जैसा कैंटिलीवर यहाँ पर दिख रहा है वैसा ही कैंटिलीवर यहाँ पर दिख रहा है। अगर यहाँ पर अगर पी क्यू बीम की बात करते हैं, वहाँ पर अगर डेल्टा मैक्स 1 प्रोड्यूस हो रहा है तो वो डेल्टा मैक्स 1 किसके इक्वल होगा, जो यहाँ पर डेल्टा मैक्स 2 है उसके इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेम बीम है और सेम कैंटिलीवर बीम में सेम वैल्यू प्रोड्यूस होगी। तो डेल्टा मैक्स 1 इज इक्वल्स टू डेल्टा मैक्स 2। सेम एज इट इज़ अगर थीटा की बात करेंगे, थीटा मैक्स 1 अगर बीम पी क्यू में आ रहा है वो सेम बीम हम सेकंड वाले में देखने को मिल रही है, क्योंकि आर रिएक्शन जो है वो 0 हो चुका है। सो थीटा मैक्स 1 इज ऑल्सो इक्वल्स टू थीटा मैक्स 2। सो करेक्ट आंसर आपका जो भी होगा इस टाइप का ऑप्शंस, डेल्टा मैक्स 1 इज इक्वल्स टू डेल्टा मैक्स 2 एंड थीटा मैक्स 1 इज इक्वल्स टू थीटा मैक्स 2। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका डिफ्लेक्शन से रिलेट कर रहा है, देख लेते हैं लैंग्वेज क्या है। अ 3 मीटर लॉन्ग सिंपली सपोर्टेड बीम of uniform cross section is subjected to uniformly distributed load W 20 kilonewton per meter in the central 1 meter as shown in figure. If the flexural rigidity EI of the beam is 30 into 10 power 6 Newton meter square, the maximum slope of the deformed span is equals to what? देखो एक्चुअली जो बीम गिवन है वो इस टाइप से गिवन है, सिंपली सपोर्टेड है जस्ट लाइक दैट। अब उसमें इसकी इस बीम को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, और जो मिड वाला 1 मीटर है वहाँ पर आपका क्या है, एक UDL लगा हुआ है। तो ये क्वेश्चन है। अब इसकी हेल्प से आप में क्या निकालना है, जो मैक्सिमम स्लोप की वैल्यू होगी दैट मीन्स थीटा मैक्स हमें निकालना है यहाँ पर। अब कंडीशन ये आती है कि देखो अगर पूरे पर UDL होता तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला होता है, अगर हाफ पर भी UDL होता है उसके लिए भी फॉर्मूला होता है, बट मिड पोर्शन पर आ रहा है तो वी हैव नॉट दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला। तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई हमें करना पड़ेगा। तो मॉडिफाइड करने के लिए मैंने इस UDL को यहाँ पर बढ़ा दिया, सपोर्ट तक बढ़ा दिया। अब जितना सपोर्ट तक बढ़ा है उतना ही मैंने UDL नीचे से लगा दिया। यस, अब नीचे से हमने अप्लाई कर दिया एंड देन फिर यहाँ पर हमने डबल इंटीग्रेशन इक्वेशन जो होती है टू कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन उसको अप्लाई कर दिया। तो देखो इसके बेसिस पर आप देख पा रहे होंगे सिमेट्रिकल फिगर था 20 इंटू 1, टोटल लोड कितना होगा 20। तो जो रिएक्शंस हो जाएंगे उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, और यहाँ पर भी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। चलो, तो आपको पता होगा जो यहाँ पर इक्वेशन होती है मोमेंट की, जो इक्वेशन होती है उसको किसके इक्वल लिखते हैं, EI d2y अपॉन dx2। अब देखो इस पर्टिकुलर सेक्शन, अगर मैं इस दोनों पॉइंट के बीच में सेक्शन ले रहा हूँ एट अ डिस्टेंस x, तो वो कितना हो जाएगा 10 इंटू एक्स हो जाएगा, जो कि कैसा मोमेंट होगा, सैगिंग मोमेंट होगा, 10 इंटू एक्स हो गया। अब देखो इस वाले पोर्शन पर लेते हैं। तो ये वाला पोर्शन अगर आप देख पा रहे होंगे वो कैसा मोमेंट क्रिएट करेगा, दैट पर्टिकुलर क्रिएट द होगिंग मोमेंट। तो होगिंग मोमेंट नेगेटिव आ गया 20 इंटू, देखो यहाँ पर मैंने सेक्शन ले लिया, आपके बार में यहाँ पर सेक्शन ले रहा हूँ। तो 20 इंटू ये वाली जो वैल्यू अगर हम देखेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, एक्स, जो टोटल एक्स है एक्स में से हमने 1 निकाल दिया तो कितना बचेगा, ये एक्स माइनस 1 बचेगा। तो 20 इंटू एक्स माइनस 1 क्या हो गया, फोर्स हो गया एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। तो 20 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 2, तो डायरेक्ट मैंने क्या लिख दिया, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ऐसे सेम देखो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ थर्ड वाले के लिए, देखो थर्ड वाले के लिए आप फिगर में कंफ्यूज मत हो जाना। थर्ड वाला पोर्शन इस टाइप से आपको दिख रहा है, यहाँ से लाइक दिस। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर है। यहाँ पर मैंने अगेन एक सेक्शन कंसिडर कर लिया एट अ डिस्टेंस x। तो इसकी जब मोमेंट वैल्यू निकालेंगे एट दिस सेक्शन तो कितना हो जाएगा, W, जो भी W हमारे पास कितना, दैट इज़ 20 मल्टीप्लाई विद दिस डिस्टेंस। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल x में से अगर मैं 2 निकाल दूँ तो ये वाली डिस्टेंस बचेगी 20 इंटू एक्स माइनस 2। एंड अब इसका जब मोमेंट निकालेंगे तो ये तो हमारा फोर्स हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x माइनस 2 अपॉन 2। तो दैट मीन्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2।
अब इसको फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करेंगे तो ई आई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखो इसको जो इंटीग्रेट करेंगे 10x² अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा, देखो आपको पता है एक्स स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है हमारे पास x⁻³ प्लस 2 + 1 अपॉन 2 + 1, ये होता है एक्चुअली। तो यही इन्होंने यहाँ पर कर दिया -20x - 1 का होल क्यूब अपॉन 2 × 3, एंड बाद में जब इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। अब देखो यहाँ पर हम बाउंड्री कंडीशन हमें अप्लाई करनी है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से देखने की कोशिश करना है। बाउंड्री कंडीशन देखो क्या होता है, जो आपका स्लोप होता है इन केस ऑफ सिमेट्रिकल फिगर, मिड पॉइंट पर क्या होता है, कम्प्लीटली ज़ीरो होता है। मिड पॉइंट पर देखो ये कंडीशन आपको बताना चाहिए, स्लोप आपका मिड पॉइंट पर अगर सिमेट्रिकल फिगर है कम्प्लीटली ज़ीरो होता है। तो स्लोप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, dy/dx से रिप्रेजेंट करते हैं। तो dy/dx एट अ मिड डिस्टेंस दैट मीन्स 1.5, 3 का हाफ कितना होगा 1.5, 0 हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू दैट मीन्स x की जगह 1.5 पुट कर देंगे और dy/dx यहाँ पर होगा उसको इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे। तो इसको यहाँ से c के लिए सिंप्लीफाई करा तो c की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, वी गोट द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल्स टू -65.6। अब देखो उसके बाद हमें क्या निकालना, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है स्लोप की वो कहाँ पर होकर होगी, वो तो यहाँ पर होकर होगी, या तो x इज इक्वल्स टू 0 या फिर x इज इक्वल्स टू l, तो कोई सी एक वैल्यू आप पुट कर दो। तो मैं x इज इक्वल्स टू 0 पर निकाल लेता हूँ। तो x इज इक्वल्स टू जब 0 पुट करेंगे तो थीटा मैक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, c के इक्वल आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ई आई थीटा मैक्स इज इक्वल्स टू वॉट, -65.6, ई आई से डिवाइड कर देंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमारे पास यहाँ पर आ रहा है -3.611 इंटू 10⁻⁻7। अब देखो माइनस का मीनिंग क्या होता है, माइनस का मीनिंग होता है दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर थीटा या स्लोप एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द एक्सिस, एक्सिस से क्या होगी एंटी क्लॉकवाइज होगी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A simply supported reinforced concrete beam of length 10 meter sag while undergoing shrinkage। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन को रीड करने की कोशिश करना। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, चलो मैंने एक सिंपली सपोर्टेड बीम ले ली है, एंड कॉन्क्रीट बीम लेंथ उसकी कितनी है, लेंथ उसकी 10 मीटर है। सैग वाइल अंडरगोइंग श्रिंकेज, जब जैसे श्रिंकेज आए तो उसमें क्या एक प्रोड्यूस हो गया, सैग प्रोड्यूस हो गया। वाइल अंडरगो श्रिंकेज एज्यूम ये यूनिफॉर्म कर्वेचर कितना, यूनिफॉर्म कर्वेचर R इज इक्वल्स टू, जो कर्वेचर होता है 0.004, 1/r होता है, राइट। सो 1/r इज इक्वल्स टू 0.004। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से R की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। R इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 250 मीटर। R इज इक्वल्स टू 250 मीटर निकल कर आ जाएगा। अब उसके बाद उसने क्या बोला है, द स्पैन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन mm ऑफ द बीम एट द मिड स्पैन। सो मिड स्पैन पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा। देखो ध्यान से अगर आप फिगर देख पा रहे होंगे यहाँ पर, इस वाले फिगर में आप लोगों को बता देता हूँ। देखो कर्वेचर गिवन है, कर्वेचर से हमने रेडियस निकाले 250 आ गया। एक्चुअली बीम ये था, अब जैसे उसमें क्या हुआ सैग हुआ तो यहाँ पर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन हुआ, तो वो डिफ्लेक्शन कितना हो गया, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक का गैप हो गया। एक्चुअली यही हमें डिफ्लेक्शन इस वाले क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो चलो हमने यहाँ पर रेडियस निकाल लिया। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, दिस इज़ एक्चुअली राइट एंगल ट्राइंगल। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, दिस इज़ व्हाट, राइट एंगल ट्राइंगल। ये वाली डिस्टेंस हमें पता है दैट इज़ 250, एंड अगर ये वाली डिस्टेंस हमें पता है ये वाली क्या हो जाएगी, टोटल कितनी थी 10 थी, 10 का हाफ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना, इजीली निकाल सकते हैं यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू OQ स्क्वायर माइनस AQ स्क्वायर। तो दिस वन इज़ O, दिस वन इज़ इसको मैंने बोल दिया है A एंड इसको मैंने बोल दिया है Q। तो OQ स्क्वायर जो कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ अदर टू डिस्टेंसेस का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो OA की वैल्यू कितनी आएगी 249.949। अब मुझे यहाँ पर ध्यान से देखकर ये बताना, मुझे कौन सी वैल्यू निकालनी है, ये वाली वैल्यू निकालनी है। और टोटल जो यहाँ तक का रेडियस कितना है R, अगर R में से मैं OA निकाल देता हूँ तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू जिसको मैंने निकाला वो निकल कर आ जाएगा। तो 250 माइनस OA, 250 माइनस OA कर दिया, इसको सिंप्लीफाई किया, mm में पूछा गया है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी गोट द आंसर 50 mm इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। सो हाँ, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच टू सी दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।